गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज हम अपने थर्ड पेपर की फिजिकल केमिस्ट्री की फोर्थ यूनिट सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशंस के अंदर अपन इस यूनिट के अंदर सिलेबस देख लेते हैं कि अपने इसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है। एक तो टाइप्स ऑफ लिक्विड मिक्सचर, आइडल एंड नॉन आइडल मिक्सचर्स। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सचर, डिस्टिलेशन, इमिसिबल लिक्विड मिक्सचर। अलग अलग टाइप्स के जो लिक्विड हैं, कैसे कौन से मिसिबल है कौन से मिसिबल नहीं है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाद में पार्टली मिसिबल आइडल फिनोल वाटर सिस्टम्स, ट्राइथाइल एमीन वाटर सिस्टम एंड निकोटीन वाटर सिस्टम्स। मतलब तीन इसके आपके कोर्स के अंदर सिलेबस के अंदर तीन सिस्टम दे रखे हैं कि वाटर के साथ फिनोल की रिएक्शंस होगी या नहीं, ट्राइएथाइलेमिन या वाटर की, और निकोटिन और वाटर की। ठीक है, कॉन्सोलेंट टेम्परेचर लोअर एंड अपर, मतलब अपर और लोअर टेम्परेचर के ऊपर कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करेंगे, कहाँ पर मिसेबल होंगे कहाँ पर नहीं होंगे। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, फिनोल वाटर सिस्टम, इमिसिबल लिक्विड्स, प्रिंसिपल एंड मेथोडोलॉजी ऑफ सिस्टम डिस्टिलेशन एंड न्यूमेरिकल्स। इसके अंदर आपके कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं जो आपने ट्वेल्थ क्लास के अंदर भी पढ़े होंगे सॉल्यूशन वाली यूनिट के अंदर, मोलिटी मोलिटी और नॉर्मलिटी के बेसिस के ऊपर। तो चलिए अपन अपन यूनिट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, किसे सॉल्यूशन कह सकते हैं। कि इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि विलयन एक समान मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, सॉल्यूशन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ एक दूसरे में घुले होते हैं। घुला हुआ पदार्थ दूसरे पदार्थ में व्यक्तिगत अणुओं अथवा आयनों के रूप में व्याप्त हो सकता है। ठीक है, पहली बात वो सॉल्यूशन जो होगा, जिसका भी सॉल्यूशन है उसके अंदर उसका जो भी कंटेंट है वो कम्प्लीटली रूप से मिसिबल होगा। ठीक है, होमोजीनियस रूप से दिखेगा, मतलब एक ट्रांसपेरेंसी रूप से एक जैसा दिखना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में जो भी उसका कंटेंट है सॉल्यूशन का, हमने जो भी उसके अंदर अणु डाले हैं या फिर कोई मिक्सर डाला है, बाद में उसका सॉल्यूशन बनाया है, तो वो जो सॉल्यूशन के अंदर जो भी अणु उपस्थित होंगे वो अपनी अपनी पर्सनल फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को सेपरेट रखते हैं। ठीक है, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज के अंदर इंटरफेयर नहीं करते। चूंकि विलयन के दोनों घटक आणविक अथवा आयनिक अवस्था में होते हैं, इसलिए ये पूर्णतः एक समान या पारदर्शी निकाय होता है। ठीक है, क्योंकि जो दोनों घटक होंगे, जो दो दो फैक्टर्स होंगे, उसके अंदर जो भी दो अपन ने मिक्सेस काम में लिया, फिर कोई भी कंपाउंड काम में लिया है, ठीक है, वो आणविक या आयनिक अवस्था में होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों के एक दूसरे की प्रॉपर्टीज के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए वो एक जैसे दिखते हैं, यूनिफॉर्मली होमोजीनियस होते हैं और एक ट्रांसपेरेंट होते हैं। विलयन में अधिक अनुपात में विद्यमान घटक को विलायक कहते हैं तथा कम अनुपात में विद्यमान घटक को क्या कहते हैं, विलय कह लेते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ठीक है, जिसके अंदर अपन घोल रहे हैं, जो लिक्विड होगा जिसके अंदर अपन विलय को सॉल्यूट को डाल रहे हैं, वो तो होगा सॉल्वेंट। ठीक है, जो हाई अमाउंट के अंदर प्रेजेंट रहता है सॉल्यूशंस के अंदर, और जो लो अमाउंट में होगा जिसको अपन घोलना चाहते हैं, ठीक है, जो मिक्सर होगा जो कंपोनेंट होगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। किसी भी विलयन के लिए विलयन के इकाई आयतन में घुले हुए विलय के परिमाण को क्या कहलाते हैं, विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर अपन किसी विलयन के एक यूनिट पार्ट की बात करें, ठीक है, उस पार्ट के अंदर जितने भी सॉल्यूट घुले हुए होंगे वो क्या कहलाते हैं, उस सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशंस कहलाती है। विलय की अपेक्षाकृत कम सांद्रता वाले विलयन, ठीक है, जिसमें सॉल्यूट की पर जो कंसंट्रेशन है वो कम हो, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, और जिसमें अधिक अमाउंट के अंदर अगर सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि अपन डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेट एसिड्स की बात करें, ठीक है, जैसे डाइल्यूट HCl है और कंसंट्रेट HCl है, तो डाइल्यूट HCl के अंदर मतलब क्या है कि उसके अंदर HCl के जो अमाउंट है वो कम है, HCl के अणु उसके अंदर कम है डाइल्यूट के अंदर। और उसी का कंसंट्रेट की बात करें कि कंसंट्रेट HCl है, तो उसके अंदर कंसंट्रेट HCl के अंदर जो H प्लस और Cl माइनस के आयन होंगे वो डाइल्यूट के कंपेयर के अंदर ज़्यादा होंगे, इसलिए वो क्या है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन होगा। ठीक है,
किसी स्थिर ताप पर विलय की एक निश्चित मात्रा ही विलायक की निश्चित मात्रा में घुलती है। मतलब एक फिक्स अमाउंट को अपन एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर ही अपन उसको घोल सकते हैं, ठीक है। अगर और ज़्यादा अमाउंट काम में लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो 1000 ml वाटर के अंदर अपन 100 ग्राम अगर शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, फिक्स टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, तो उससे उस टेम्परेचर के ऊपर उससे 100 ग्राम से ज़्यादा अपन शुगर उसके अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त जो सॉल्यूशन है वो क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। फिक्स टेम्परेचर के ऊपर फिक्स अमाउंट के अंदर फिक्स अमाउंट को डिसॉल्व करना क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अतः सैचुरेटेड सॉल्यूशन में विलयन विलय के निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में रहता है। सामान्यतः विलयन में विलय ठोस तथा विलायक क्या होता है? द्रव होता है। सॉल्यूट ऑलवेज अपन देखते हैं कि नॉर्मल डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूट क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है और सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में होता है। द्रव्य की तीन अवस्थाएं सॉलिड लिक्विड गैस विलय अथवा विलय के रूप में आचरण कर सकती है। इस प्रकार विलयनों को मुख्यतः तीन भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। तो लिक्विड की जो थ्री स्टेज है उसके बेसिस के ऊपर अपन सॉल्यूशंस को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर पहला अपना है गैस सॉल्यूशन, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। इस प्रकार के विलयन में विलय तथा विलायक दोनों ही गैस अवस्था में रहते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होगा? सोल्यूट भी गैसीय फॉर्म में होगा और सॉल्वेंट भी गैसियस फॉर्म में होगा, गैस स्टेज में होगा। जैसे दो या दो से अधिक गैसों का मिश्रण, ठीक है। तो कोई भी गैस, दो गैसों का कोई भी अपन कॉम्बिनेशन ले सकते हैं इसके अंदर। एग्जांपल में जैसे एयर है तो एयर के अंदर क्या है? अपने CO2 भी प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन भी होती है, ठीक है, NO2 भी होती है, और भी अदर गैस होती है जो एयर के अंदर डिजोल्व रहती है। ये डाल्टन के आंशिक दाब के नियमों की पालना करती है। अपन ने डाल्टन के प्रेशर पढ़ा होगा। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या था? कि अक्रियाशील गैसों के मिश्रण का उत्सर्जित कुल दाब, ठीक है, प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के बराबर होता है, ठीक है। मतलब जो दो गैसें हैं वो जो एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करती, उनका जो कुल प्रेशर्स होगा वो इनके इनिशियल प्रेशर्स के इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट है अपना द्रव विलयन। इस विलयनों में विलायक द्रव अवस्था तथा विलय द्रव ठोस या गैस कोई भी अवस्था में हो सकता है, ठीक है। द्रव विलयन के उदाहरण देखते हैं। गैस का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन कौन सा होगा? सोडा वाटर, CO2 इन वाटर, ठीक है। जो लेमन सोडा वाटर के जो कंटेनर आते हैं या फिर जो गैस सिलेंडर्स आते हैं, आपने देखा होगा सोडा वाटर्स के शॉप पे, उस वो वाला इसका एग्जांपल है। द्रव का द्रव में विलयन, जल में एल्कोहल। ठोस का द्रव में विलयन, शक्कर या नमक का पानी में घोल। तीसरा है अपना ठोस विलयन। इन विलयनों में विलायक ठोस तथा विलय द्रव गैस या ठोस अवस्था में हो सकते हैं, ठीक है। तो विलयन में क्या होगा? विलायक तो ठोस होगा, ठीक है, और जो सॉल्यूट होगा वो में भी गैस, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में हो सकता है। अब इसके अंदर एग्जांपल देखें। गैस का ठोस में क्या होगा? ठीक है, प्लेडियम में अधिशोषित H2। जो प्लेडियम मेटल्स है उसकी जो सरफेस पे अगर H2 गैस है जो कि एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, वो इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा ठोस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन का। द्रव का ठोस में विलयन, चांदी में पारा, ठीक है। ठोस का ठोस में स्टील, ठीक है, मतलब जो भी में धातु है, दो मेटल्स को आपस में मिलकर जो मेटल बनाई जाती है, ठीक है, वो हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। इस लेसन के अंदर अपन मेनली लिक्विड सॉल्यूशंस का ही स्टडी करेंगे, ठीक है। अपने सिलेबस में ये है, बाकी दो का अपन स्टडी नहीं करेंगे। अपने जनरल नॉलेज के लिए अभी तो इंट्रोडक्शन में देखा था इसको। अब है विलयन का संगठन, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कि अगर एक विलयन का एक संगठन किस किस बेसिस पर अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। किसी विलयन का संगठन विलय की विलायक में घुली हुई मात्रा को व्यक्त करता है, ठीक है। किसी विलयन में विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा क्या कहलाती है? कंसंट्रेशन या सांद्रता कहलाती है, हमने पढ़ा था। अब है कि विलीनों की सांद्रता
किन किन रूपों के अंदर अपन व्यक्त कर सकते हैं, किन किन फॉर्म्स के अंदर अपन कंसंट्रेशंस को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने पढ़ा होगा वन नॉर्मल सॉल्यूशन, वन मोलर सॉल्यूशन, वन मोलर सॉल्यूशन, वन फॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अपन कंसंट्रेशंस को किन किन बेसिस के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं, किन किन बेसिस के ऊपर अपन उसका डोमिनेट कर सकते हैं। जैसे मोलरता है, मोलरिटी के अंदर देखते हैं कि 1 लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या विलियन की क्या कहलाती है? मोलरता। मतलब सोल्यूट के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। यदि स्मॉल एन विलय के मोलों की संख्या है तथा वी यहाँ पर विलियन का आयतन है, तो मोलरता क्या हो जाएगी? विलय के मोलों की संख्या अपॉन लीटर में आयतन, मतलब स्मॉल एन अपॉन वी। ठीक है, इन लीटर्स के अंदर। अगर एमएल में दे रखा है तो उसको अपन को चेंज कर सकते हैं बाद में। यदि 1 लीटर विलियन में विलय के 1 मोल घुले हो, तो 1 लीटर विलियन में विलय के 1 मोल घुले हो तो उसे क्या कहते हैं? 1 मोलर सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर विलियन के अंदर अगर 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल सोल्यूट घुला हुआ हो तो उसे 1 मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा है अपना मोललता, मोलालिटी। ठीक है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम में विलायकों में घुले हुए मोलों की संख्या। ऊपर मोलरिटी के अंदर तो था 1 लीटर, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। मोलरिटी के अंदर अपन 1 लीटर सोलवेंट काम में ले रहे थे, जबकि अब मोलरिटी के अंदर, मोललता के अंदर अपन 1 किलोग्राम सोलवेंट में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता। ठीक है, जैसे मोललता हो गई विलय के मोलों की संख्या और विलय का किलोग्राम में द्रव्यमान। यदि किसी विलियन में विलय के 1 ग्राम मोल 1000 ग्राम विलायक में घुले हो तो उसे अपन क्या कहलाते हैं? 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब 1 किलोग्राम विलायक में 1 kg सोलवेंट में अगर 1 मोल सोल्यूट का डिजोल्व हो, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? 1 मोलर सॉल्यूशन। तीसरी है अपनी नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। अब इसमें देखिए कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट की जो अमाउंट होगा 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर अगर 1 ग्राम 1 ग्राम तो इक्विवेलेंट वेट अगर जो डिजोल्व होगा वो क्या कहलाती है? विलियन की नॉर्मलता। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं? किसी भी अगर अपन का अणु का अगर अपने को इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है तो इक्विवेलेंट वेट होता है कि अणुभार अपॉन जो भी इसने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए हैं या फिर डोनेट किए हैं उनका संख्या। ठीक है, जैसे कि एफ का है, अपन अगर जैसे नॉर्मल बात करें एफ का हो जाएगा 392 करीब होता है। ठीक है, अगर उसका उसके द्वारा एब्जॉर्ब किए गए इलेक्ट्रॉन और डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है, मतलब 392 के अंदर अगर अपन 1 का भाग दें तो कितना आंसर आएगा? 392, मतलब इक्विवेलेंट वेट हो गया 392। ठीक है, तो नॉर्मलता हो गई विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टा लीटर में आयतन। यदि 1 लीटर विलियन में विलय के 1 ग्राम तुल्यांक घुले हो तो वह नॉर्मल वन वन एन नॉर्मल विलियन कहलाता है। नेक्स्ट है अपना फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या विलियन की फॉर्मलता कहलाती है। ग्राम सूत्र भार कैसे ज्ञात करते हैं? ग्राम सूत्र भार का फॉर्मूला होता है कि हर एक जो भी कंपाउंड है, ठीक है, उस कंपाउंड के अंदर जो भी एटम है उसका प्रत्येक का वेट इनटू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। मतलब प्रत्येक का वेट और जितने भी कंपाउंड उसके अंदर उपस्थित एटम प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर उनका मल्टीप्लिकेशन होता है ग्राम फॉर्मूला वेट। ठीक है, तो इस पद का उपयोग तब किया जाता है जब विलय के अणु विलयन में संगुणित या वियोजित अवस्था में हो। ठीक है, संगुणित मतलब या तो वो सॉल्यूशन में जाकर कोई भी एक नया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं या फिर किसी आपस में जुड़ जाते हैं या फिर डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, एसोसिएट या डिसोसिएट की कंडीशंस के अंदर ये फॉर्मेलिटी काम में ली जाती है। ठीक है, इनका मोलर द्रव्यमान अनिश्चित होता है। चौथा है मोल फ्रैक्शन। विलियन में किसी एक घटक
या विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल भिन्न कहते हैं। ठीक है, विलयन में किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को अपन क्या कह रहे हैं? मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन। यदि किसी विलयन में विलय के मोलों की संख्या स्मॉल एन तथा विलय के मोलों की संख्या कैपिटल एन हो तो विलय के मोल भिन्न मतलब मोल फ्रैक्शन कैसा होगा? एक्स ए बराबर एन अपॉन एन प्लस एन, मतलब इंडिविजुअल प्लस टोटल। ठीक है, तथा और विलय के मोल भिन्न एक्स बी हो जाएंगे कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो एक्स ए और एक्स ए प्लस एक्स बी टोटल कितना होता है? 1 होता है। एक बात का ध्यान रखना। अतः विलयन में उपस्थित विलय तथा विलय के मोल भिन्नों का योग हमेशा इकाई होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दरों के दरों में विलयन। ठीक है, जो हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अपन ने इसकी जो टर्मिनोलॉजी थी और कंसंट्रेशंस को किन किन बेसिस के ऊपर अपन डिराइव कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगला टॉपिक अपन अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।